नमस्कार। हिंदी की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं वर्ण उच्चारण और वर्णों के उच्चारण स्थान को लेकर। ये वर्ण व्यंजन भी हो सकते हैं और स्वर भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक हेडिंग बनानी होगी और वो हेडिंग ये रहेगी, वर्ण उच्चारण या कहे हम व्यंजन उच्चारण। ये दो प्रकार से हो सकते हैं, जैसे मैंने आपके साथ चर्चा की। वर्ण से बनाकर भी प्रश्न पूछा जा सकता है या फिर व्यंजन के आधार पर भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसलिए आपको ये दोनों प्रकार से अपनी हेडिंग को बनाना होगा। अब हम चर्चा करते हैं यहाँ पर देवनागरी लिपि के उन स्वरों को जिन्हें देवनागरी लिपि में 3 आधार पर बांटा गया है। उनके उच्चारण को 3 स्थान पर रखा गया है। देवनागरी लिपि के अनुसार अगर हम देखें उन्हें, तो देवनागरी लिपि में स्वरों को 3 भागों में रखा गया है, यानी कि 3 भागों में उन्हें विभक्त किया गया है। इसमें आप देखिए, पहला जो है वह है आपका अग्रस्वर, दूसरा है आपका मध्य स्वर और तीसरा है आपका पश्च स्वर। अब अग्रस्वर में कौन कौन से स्वरों को रखा जाता है जिनका उच्चारण देवनागरी लिपि में माना गया है। अग्रस्वर में आप देखिए, इसकी डेफिनेशन ये है अग्रस्वर की, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण जीवा के अग्रभाग से होता हो। जैसे हम उच्चारण करेंगे तो हमारी जीवा का अग्र वाला भाग यानी कि आगे वाला भाग उसमें कार्य करता हो। इसमें आप देखिए ई, बड़ी ए और आए, स्वयं आप उच्चारण करें और आप ये पाएंगे कि जीवा का अग्रभाग इसमें काम करता है। डेफिनेशन से अगर प्रश्न हो कि निम्नलिखित में से इनमें से कौन से ऐसे वर्ण है जिनमें जीवा का अगला भाग कार्य करता है, तो आप स्वयं वहां पर उच्चारण कर कर भी इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब हम चर्चा करते हैं मध्य स्वर की। मध्य स्वर वो होते हैं जिनमें जीवा समान अवस्था में रहती है, यानी कि जीवा का मध्य वाला भाग कार्य करता है। इसमें आप देखिए अ और आ को रखा जाता है, इसीलिए इन्हें हम मध्य स्वर कहते हैं। जीवा समान अवस्था में होती है इसमें। अब स्वयं उच्चारण करें, जीवा का मध्य वाला भाग इसमें कार्य करता है अ आ। अब हम बात करते हैं पश्च स्वर की। पश्च स्वर वो होते हैं या वो वर्ण होते हैं जिनमें जीवा का पिछला भाग कार्य करता है। इनमें आप देखिए ऊ, ऊ, औ, औ। वर्ण उच्चारण, व्यंजन उच्चारण। तो वर्ण उच्चारण में हमने सबसे पहले स्वरों को जाना। देवनागरी लिपि में स्वरों को उच्चारण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, आपको आंसर करना चाहिए कि उनको 3 भागों में वहां पर रखा गया है। आपसे पूछ सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अग्रस्वर है। अगर ऐसा प्रश्न हो तो आप आंसर करेंगे भैया ये अग्रस्वर है, ठीक है। मध्य स्वर कौन सा है, ये मध्य स्वर है। पश्च स्वर कौन से कहलाते हैं, तो ये आपके पश्च स्वर कहलाते हैं। फिर प्रश्न ऐसा भी निर्मित किया जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्रस्वर होगा और कौन सा एक मध्य स्वर होगा। तो एक ये अग्रस्वर रख देते हैं और इसके साथ हम और आ रख देते हैं। तो इस प्रकार से भी विकल्प निर्मित किए जाते हैं और एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछते हैं। अगर आपने इस प्रकार की हिंदी पढ़ी है तो आप काफ़ी आसानी से आंसर कर सकते हो। और एमपीएसआई या अदर स्टेट एग्जाम के लिए आप जा रहे हो जहां पर हिंदी पूछी जा रही है तो काफ़ी अच्छे से आप वहां पर स्कोर कर सकते हैं। तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक करें, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इतना होने के बाद हमने ये पाया है, यानी कि मैंने स्वयं ने ये पाया है कि बहुत से बच्चे व्यंजनों के उच्चारण स्थान को लेकर बहुत कंफ्यूज होते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि वो किस तरह से उनका उच्चारण करें। भाई कुछ भी क्लियर नहीं होता उन्हें।
अब कैसे, आइए मैं समझाता हूं आपको। कंठ तालु, फिर आपको महाप्राण भी पढ़ना है, फिर आपको आगोश सगोश ध्वनियां भी पढ़नी है। ये अगर एक साथ यहां पर हो जाए तो कितनी अच्छी बात होगी, और वही होने जा रहा है। एक ऐसी ट्रिक जो आपके लिए लाइफ टाइम, जी हाँ बिल्कुल लाइफ टाइम आप उसको नहीं भूल सकते। पहले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया है कि ऐसी ट्रिक दूंगा कि आप लाइफ टाइम नहीं भूल सकते उसको। इसमें आपने सुना होगा एक तीर से 2 शिकार किए जाते हैं। आज हम एक तीर से 3 शिकार करेंगे। शिकार का मतलब है कि ज्ञान अर्जित करेंगे, किस प्रकार से हम व्यंजनों के उच्चारण को समझ पाएंगे। उसी में हम आगोश सगोश ध्वनियां भी पढ़ लेंगे, और उसी में हम अल्प प्राण और महाप्राण को भी पढ़ लेंगे। तो इसके लिए जरूरी है सबसे पहले हम यहां पर क ख ग घ न, च छ झ झ न, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म, क च ट त प। एक ऐसे इनको याद किया जा सकता है, 1 2 3 4 5। क ख घ घ न, च छ झ झ न, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म। इस तरह से आप इनको सबसे पहले समझेंगे। अभी ध्यानपूर्वक लेक्चर को देखें, उसके बाद अपने नोट्स को आप बनाएंगे। अब इसमें हमको करना क्या है, वायु। वायु का अर्थ होता है प्राण। आप उच्चारण करेंगे तो वायु का निष्कासन होगा। वह निष्कासन वायु का 2 प्रकार से होगा, कम ध्वनि में और अल्प ध्वनि में। जब आप ऐसे वर्णों का भी उच्चारण करें जिनमें कंपन होता हो, तो उन्हें हम कंपन के आधार पर अलग रखकर पढ़ते हैं। तो प्राण यानी कि यहां पर आप 2 चीजें समझने जा रहे हो, महाप्राण और महाप्राण और अल्प प्राण। महाप्राण और अल्प प्राण को कैसे समझे हम, ठीक है। महाप्राण क्या होता है और अल्प प्राण क्या होता है, अगर इसके डेफिनेशन की हम चर्चा करें तो महाप्राण में ज्यादा वायु निकलती है। क्या निकलती है, ज्यादा वायु निकलती है, इसीलिए इन्हें हम महाप्राण कहते हैं। अल्प प्राण में कम वायु निकलती है, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। अब देखिए अल्प प्राण की अगर हम चर्चा करें तो अल्प प्राण में ह जोड़ देने से, ध्यान रखिएगा, अल्प प्राण में अगर आप ह जोड़ देंगे तो वह महाप्राण बन जाता है। जैसे क प्लस ख, तो क्या हो गया, ख। याद रखिएगा क्या जोड़ देने से, ह जोड़ देने से ना, क्योंकि यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि अल्प प्राण में क्या जोड़ देने से वह महाप्राण बन जाएगा, तो ह जोड़ देने से वह महाप्राण बन जाएगा। तो इसमें कौन कौन से ऐसे व्यंजन है जिन्हें हम महाप्राण कहेंगे, तो यहां पर देखिए आप, पहला, तीसरा और चौथा, यानी कि 1 3 5। तो ये आपका है महाप्राण, पहला, तीसरा आपका महाप्राण और 5वां आपका महाप्राण।
अब दो जो शेष बचे हैं पूरी कैटेगरी में आप बांट कर देखेंगे, है ना, ये पूरी कैटेगरी आ गई है नीचे से, है ना, ये आप देखिए ये दो है, इन्हें हम क्या कहेंगे, अल्प प्राण। तो अल्प प्राण में इस तरह से आप चार्ट बना ले, जब एग्जाम देने जा रहे हो तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। अभी बहुत सारी चीजें और है जो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। ओके, तो इसमें देखिए आप, ये आपका कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर हो जाना चाहिए। तो जरूरी ये है कि अगर आपको इन व्यंजनों का ज्ञान है तो बड़ी आसानी से एग्जाम में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा महाप्राण पूछा गया है और कौन सा अल्प प्राण। बस आपको ये याद रखना है, महाप्राण में आप पहला, तीसरा और पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प प्राण है, तो दूसरा और तीसरा, सॉरी चौथा, दूसरा और चौथा क्या होगा आपका, अल्प प्राण होगा। तो इनको कैसे याद रखना, महाप्राण में ट्रिक बना लीजिएगा। महाप्राण के लिए आप याद रखेंगे 1 4 1 3 5, ठीक है। अल्प प्राण के लिए क्या याद रखोगे, 2 4, 24 घंटे आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। 1 2 3 4, तो दूसरा और इधर से चौथा, तो ये हो गया आपका अल्प प्राण, ठीक है। ऐसे याद रखना। अब इसी में मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ, ठीक है। इसी चार्ट पर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कंटिन्यू अभी, ठीक है, कंटिन्यू चलेगा। अब इसके अलावा कौन से ऐसे वर्ण है जो अल्प प्राण में भी आएंगे और महाप्राण में भी चले जाएंगे। अब इसके अलावा कौन से ऐसे वर्ण है जो अल्प प्राण कहलाएंगे और कौन से ऐसे वर्ण है जो महाप्राण कहलाएंगे। इतना तो हो गया, कचटतपा में क्लियर हो गया आपको। इसके अलावा भी है। तो अल्प प्राण में अंतशयी व्यंजन जो मैंने आपको पढ़ाया था, य र ल व, ये भी क्या कहलाते हैं, आपके अल्प प्राण कहलाते हैं। य र ल व, इन्हें भी क्या कहा जाता है, अल्प प्राण कहा जाता है ना। ये भी अल्प प्राण है। अगर यहां से भी प्रश्न हो तो इनको याद रखना है आपको। अब महाप्राण की चर्चा करते हैं तो महाप्राण में 3 स याद रखना है। अब 3 स कौन कौन से, स स स, जिसके बारे में बहुत डिटेल में हमने चर्चा की है। तो ये है आपके एक स, पहले जिससे उत्पत्ति उसको लिखते हैं, और ये 3 स। तो 3 स ये क्या कहलाएंगे, महाप्राण। देखिए देवनागरी लिपि पूरे विश्व में जितनी वैज्ञानिक है, इतनी कोई भी व्याकरण वैज्ञानिकता के आधार पर नहीं है जितनी हमारी हिंदी है। समझ में आ रहा है। ये हमारे शरीर की संरचना से जुड़ी हुई है। जब बोले यार प्राण निकल रहे, उसकी वायु कम चल रही, धड़कनें कम चल रही, तो वो अल्प प्राण में होता है, ठीक है। हाथ जोड़ दो तो उसको अपन ले आएंगे ऑक्सीजन डालकर महाप्राण में, ठीक है, 24 घंटे। तो ये याद रखना है। स से उष्मा आती है, ठीक है, क्योंकि उसमें संघर्षी में आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। इतना क्लियर होने के बाद अगर आपने महाप्राण और अल्प प्राण का ज्ञान अर्जित कर लिया है तो अब बारी आती है ऐसी और ध्वनियों की जो इन्हीं के आधार पर हम उनको पढ़ेंगे यहाँ पर। अब वो ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं, आइए समझते हैं। चार्ट हमारा यही का यही रहेगा, बस हम इनको हटा दें। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट्स कर दीजिए, आपको पूरा बताया जाएगा। तो ये हटा देते हैं हम यहाँ से। स्वर तंत्रियों नाद के आधार पर ध्वनियां अब कौन सी होती है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, है। अब स्वर तंत्रिय नाद के आधार पर कितनी होती है, स्वर तंत्रिय नाद के आधार पर कितनी होती है, तो वो कितनी होती है, 2 होती है, या तंत्रिया भी कह सकते हो आप इसको, ठीक है। अब 2 कौन कौन सी होती है, आघोष और सघोष ध्वनियां। इन्हें हम स्वर तंत्रिय नाद के आधार पर रखते हैं। अगर ऐसा प्रश्न हो कि निम्नलिखित में से कौन सी स्वर तंत्रिय नाद के आधार पर ध्वनि स्वीकार की गई है, कौन सा है, तो आप बताइए, तो आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है भाई। सघोष आघोष भी पूछ सकता है, या फिर अल्प प्राण महाप्राण भी लिखकर वहां पर आपसे प्रश्न किए जा सकते हैं। तो इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए यहाँ पर। अब इनकी डेफिनेशन की चर्चा करें कि किस प्रकार से है। तो आघोष ध्वनियों में आवाज भारी नहीं होती है,
हम यहाँ पर स्वयं उच्चारण करके देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या होती है, आवाज भारी नहीं होती है। किसमें? अघोष ध्वनि में आवाज भारी नहीं होती है ना, नहीं। सघोष ध्वनि में आवाज भारी होती है, यानी वाइब्रेट होगा, कंपन होगा जब हम उच्चारण करेंगे तो। अब इसमें से कौन कौन सी ध्वनियां हैं जो अघोष है और सघोष है, जो बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको। यहां पर आप सबसे पहले अंग्रेजी का झेड बना लीजिए। आप इस प्रकार से क्या बनाओगे? झेड। अघोष और सघोष ध्वनि की सबसे शानदार ट्रिक यही है याद करने की। इसमें पहला और दूसरा क्या है? अघोष है। इसमें तीसरा, चौथा और पांचवा क्या है? सघोष है ना। घोष, इसको घोष भी बोलते हैं, है ना, सघोष। तो पहला, दूसरा अघोष, तीसरा, चौथा, पांचवा जो है वर्ण यहां पर जो लिखे गए हैं ये, है ना, इन व्यंजनों में ही आप देखेंगे इन्हें। तो पहला दूसरा व्यंजन यानी कि क और ख क्या है? अघोष है। इसमें आवाज बारी नहीं होती है, आप देखिए क ख। ठीक है। सघोष ध्वनियां तीसरा, चौथा, पांचवा देखिए ग घ, वाइब्रेट भी हो रहा है, कंपन हो रहा है और आवाज भी काफी भारी हो रही है। तो तीसरा, चौथा, पांचवा इतना चार्ट अगर याद रहेगा तो बहुत सब कुछ कर सकते हो। ये सबसे बड़ा रामबाण हथियार है आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण में। व्यंजनों से अगर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अगर ये याद है तो सब कुछ कर लोगे, अगर ये याद नहीं है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो झेड के आधार पर याद रखना है। झेड में आपकी अघोष और सघोष ध्वनियां समाहित हो गई है। आप यहां पर देखिए, क्या इसके अलावा और भी ध्वनियां हैं? तो हाँ है। उन ध्वनियों को भी हम यहां पर देखें तो इसके साथ रख दी जाएगी, अघोष के साथ 3 स यहां पर भी रख देंगे हम, स। ये यहां पर किस में चली जाएगी? आपकी अघोष में चली जाएगी। सघोष में य र ल व चले जाएगा आपका, य र ल व। इसके अलावा आप देखें यहां पर एक ह जोड़ दिया जाएगा और प्लस 11 स्वर भी इसमें सम्मिलित कर दिए जाएंगे। किसमें? सघोष में। और कई बार प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सघोष में कुल कितनी ध्वनियां हैं। ठीक है, 11 स्वर उनको भी रखा जाएगा, तो कुल कितनी ध्वनियां यहां पर एक्सेप्ट की गई है। तो आप कैलकुलेशन करें, अगर अघोष ध्वनि की बात हो रही है यहां पर, तो सबसे पहले अब इनकी संख्या कितनी होती है, अगर यह प्रश्न पूछा जाए तो आप यहां पर आंसर करेंगे। यहां पर 2 गुणित 5 कितनी हो गई संख्या? 10। अघोष ध्वनि की कुल संख्या कितनी होती है वो बताइए, है ना। तो 2 गुणित 5 कर दीजिए, प्लस 3 इनको ऐड कर दीजिए, तो टोटल संख्या जो हो गई है वो कितनी हो गई है बेटा? 13 हो गई है। अगर यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है अघोष ध्वनियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो आप आंसर करके आएंगे 13 होती है। बराबर, क्या आंसर करके आना है? 13 इनकी संख्या यहां पर स्वीकार की गई है। तो इस प्रकार से अघोष सघोष ध्वनियों का आपने जाना। अभी यहाँ पर सघोष ध्वनि की चर्चा अभी कंटिन्यू है और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कितनी संख्या स्वीकार की गई है। कई बार आपको ये भी बताया जाता है कि 31 होती है, कई बार 30 होती है। अगर उच्चारण की बात आ रही है तो यहाँ पर आप पाएंगे कि ये 30 होती, क्योंकि उच्चारण के दृष्टिकोण में अगर 11 स्वर हम यहाँ डाल देंगे तो उनमें ऋषि का उच्चारण नहीं होता है। ठीक है, तो ऋषि का उच्चारण नहीं होता है तो सीधी सी बात उसको हटा देंगे, उसकी संख्या हम 30 एक्सेप्ट करेंगे। बहुत से लेखन के आधार पर भी यहाँ पर बता देते हैं। उच्चारण की बात हो तो आपको यहाँ पर समझना होगा। 3 गुणित 5 15, य र ल व 4 ये। ठीक है, एक ये भाई साहब को ऐड कर दीजिए ह को। ठीक है, ये संख्या पहुंच गई यहां पर अब तक 20। कितनी संख्या हो गई? 20। अब 11 स्वर ऐड करने हैं तो संख्या पहुंच जाएगी 31, है ना। अब क्या है कि 11 स्वर भी ऐड करने हैं आपको, 11 स्वर ऐड कर देंगे। देखिए स्वर भी है ना, अगर पूछ ले
एक बस ध्यान से समझिए आप, स्वर जो 11 है उनमें से पूछ लेगी निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष है या घोष है, तो आपको आंसर करके आना है, ठीक है, क्योंकि ये कैटेगरियां डिवाइड हो रही है यहाँ पर व्याकरण में, उस आधार पर प्रश्न बनते हैं आपसे। तो ये 11 स्वर हो गए आपके यहाँ पर, ठीक है। अब इनकी संख्या पहुंच जाती है 31। फिर भी ध्यान दें, यहाँ पर एक अपवाद है। अगर हम इन्हें उच्चारण की दृष्टि से देखते हैं और पढ़ते हैं तो उच्चारण की कैटेगरी में सिर्फ 30 ही मान्य होगी, ठीक है, ना कि 31। तो मैं यहाँ पर 31 क्रॉस कर दूंगा और मैं आपको यहाँ पर 30 इसलिए बताऊंगा क्योंकि 11 स्वर में हम ऋषि का उच्चारण नहीं करते हैं। बराबर, शुरू से मैंने आपको पढ़ाया ऋषि का उच्चारण नहीं करते हैं, तो हम यहाँ पर 10 स्वर को ही ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ उच्चारण हो रहा है। तो इस आधार पर आपने देखा स्वर तंत्र नाद के आधार पर ध्वनियों को पढ़ा, और अब बारी आती है आपको लड्डू खिलाने की। हाँ बिल्कुल सही समझे आप खाइएगा लड्डू। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं यार कि कौन सा कंठ है कौन सा तालु है। अरे इतना काहे कंफ्यूज होना भाई, बहुत सरल है। आप एक वो मैप बना लेते हैं, फेस का पूरा चित्र बना लेते हैं, चित्र बना लेते हैं, और फिर यहाँ से तो बनाते हैं कि यहाँ से उच्चारण कर रहा, वहाँ से वो तुमको पेंटिंग थोड़ी ना करनी है यार, वहाँ जाकर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है उसका आंसर करना है। अगर ट्रिक याद होगी तो आंसर करोगे, अगर ट्रिक याद नहीं है तो क्या आंसर करोगे आप लोग, भाई सीधी सी बात है। तो इसके लिए ज़रूरी है चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तभी आपको इस प्रकार के लेक्चर कंटिन्यू मिलते रहेंगे। जितने आपके लाइक्स होंगे उतना मज़ा आएगा हमें भी, ठीक है। जितने लोग हमसे जुड़ेंगे सबको इसका बेनिफिट हो, फ़ायदा हो। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर जब उच्चारण की बात आती है तो यहाँ पर हम 2-3 चीज़ें और ऐड करेंगे जो उच्चारण दृष्टिकोण से आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। जो ऑर्डर में अगर आप देखें यहाँ पर, अब ये अलग अलग से आप पढ़ते हो और इतने कंफ्यूज हो जाते हो भाई साहब कि समझ में नहीं आता कि क्या है। अगर ये चार्ट याद है, मैं बार बार कहूँगा, अगर चार्ट याद है तो किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहा है बहुत आसानी से आंसर करोगे। तो चलिए, लड्डू खाना है, लड्डू खाना है, यह इसकी ट्रिक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कैसे लड्डू खाओगे। भाई कैसे आप लड्डू खाओगे, हमेशा आप ऊपर से याद करते हुए आता है, गलत तरीका है भाई साहब। सही तरीका ये है कैसे उसको याद करोगे। और समझिए, अगर आप कैसे इनको याद रख सकते हो, यानी कि किसी चीज़ को खाओगे तो सबसे पहले क्या टच करेगा, तो सबसे पहले टच करता है आपका ओष्ठ। मान लीजिए मैं लड्डू खा रहा हूँ, तो लड्डू खाऊंगा तो सबसे पहले किसको टच करेगा, मेरे लिप्स को। तो नीचे से याद रखना है आपको, ट्रिक बहुत शानदार है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, वो रट्टा नहीं मारना है आपको, ठीक है। ओष्ठ को टच करेगा तो ये हो गया आपका ओष्ठ। इसके बाद चबाओगे दांतों से ऐसे करके, तो ये हो गया दंतीय, ये पूरी लाइन दंतीय हो गई, ठीक है। इसके बाद आप देखिए और अंदर लोगे यूं तो मूर्धन्य, और चबाओगे आप, दांतों ने लिया ऐसा करके ना, ऐसा करके, तो ये हो गया आपका। सबसे पहले आपने लड्डू खाया तो होठों को स्पर्श किया, ओष्ठ, उसके बाद दांतों ने चबाया, और उसके बाद फिर ये मूर्धन्य यानी कि ऊपर की ओर उठे। लड्डू खाओगे तो बीच वाला भाग जाएगा ना, तो यहां पर हो गया आपका ये मूर्धन्य, ठीक है। ये हो गया आपका मूर्धन्य, इसको इस प्रकार से भी लिखा जाता है बता, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, चबाओगे तो ये हो गया आपका तालु। इसके बाद यहां ले जाओगे, क्या शानदार लड्डू था, ये हो गया आपका कंठ। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। सबसे पहले किसी भी चीज़ को खाओगे तो सबसे पहले होठों को टच करेगा,
उसके बाद दांतों को से आप चबाओगे, फिर मूर्धन्य होगा, और उसके बाद फिर आप क्या करोगे और चाव से उसका स्वाद लोगे ना, तालियो ऐसे नहीं, बहुत अच्छी थी, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, कंठांतम डका लोगे। तो इस प्रकार से इस ट्रिक के माध्यम से बड़ी आसानी से याद रख सकते हो। बहुत से बच्चों को मैंने देखा है हिंदी व्याकरण में जब इनको याद करने की बात होती है तो खूब रट्टा मारते हैं, क ख घ घ ऐसा करके याद कर। भैया तुमको ये याद होना चाहिए, बस इतना याद रख लीजिए। इसके अलावा जैसे कंठ में मैंने आपको बताया हा, ये कंठ से उच्चारण होने वाली ध्वनि, जब हम कंठ पे बल देते हैं है ना, तो इनको उच्चारित कर पाते हैं। तालियो ई श, ठीक है। यहां पर आप मूर्धन्य देखिए, ऋषि र शल, औष्ट ओ ओ। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो लड्डू खाना। ये ट्रिक थी मेरी जो मैंने आपको यहाँ पर आज बता दी है। हमेशा इनको ऐसे ही याद रखना है। काहे रट्टा मारना यार, क्या ऐसे आवश्यकता है कि आप रट्टा मार के याद रखते हो? फिर ऐसे क्या आवश्यकता है कि इस प्रकार का अनविचित्र जो आप चित्र बना लेते हो है ना, मुख्य यहाँ पर इस तरह प्रकार से उच्चारण करने लग जाते हो, यहाँ नास के लिखने लग जाते हो इस तरह से। क्या क्या जरूरी है ये सब लिखने के लिए? फिर यहाँ लिखते हो जीवा वगैरह वगैरह, ये आवश्यकता नहीं है। जब आपको वास्तविक में जब पता चल रहा है, आप खुद खाना खाते हो, आप खुद भी किसी चीज को खाते हो, तो क्या डायरेक्ट आ करके तो नहीं मुंह में भर, लड्डू को टच करोगे तो पहले होठ टच करेगा, ठीक है, फिर दांत, मूर्धन्य, तालु और कंठीय। तो इस प्रकार से भाई साहब आपका ये व्यंजन उच्चारण वाला जो पाठ है ये होता है यहाँ पर समाप्त। मैंने कहा था एक तीर से दो शिकार होते हैं, हमने एक तीर से यहाँ पर तीन तीन चीज़ों को समझा। आप तीन तीन चीज़ें क्या क्या समझाई मैंने आपको? अल्प प्राण और महाप्राण पढ़ाया आपको। इसके बाद मैंने आपको यहाँ पर समझाया अघोष अघोष ध्वनियाँ, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर व्यंजनों के उच्चारण स्थान को समझा दिया। इसी चार्ट में थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ, परंतु परिवर्तन हमारा जो स्पर्शी व्यंजन थे उनमें कुछ भी नहीं हुआ था, और उन्हीं के आधार पर हमने इन तीनों चीज़ों को बड़ी आसानी से समझ लिया। मैं बार बार कहूँगा आपको, अगर आपको हिंदी समझना है तो ज़रूरी है इस प्रकार से आपको हिंदी को पढ़ना चाहिए, जिससे आप काफ़ी अच्छे से नंबर किसी भी एग्ज़ाम में लेकर आ सकते हो। आगे हम शब्द विचार में चर्चा करेंगे, क्योंकि अगला पाठ हमारा वही स्टार्ट होने वाला है, तो कंटिन्यू रहिएगा। 2 दिनों तक हिंदी की क्लास नहीं हो पाई तो उसके कई कारण रहे, ठीक है। स्वास्थ्य हमारा थोड़ा ठीक नहीं था, इस वजह से हम क्लास कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे। स्वास्थ्य का मतलब इतना भी ख़राब नहीं था, कहने का मतलब है कि थोड़ा गर्मी का टेम्परेचर ज़्यादा था, क्योंकि बड़वानी वैसे भी गर्मी के मामले में ज़्यादा अव्वल है यहाँ पर, तो इस वजह से तो इतना याद रख लीजिएगा। और प्लीज़ आप सभी से मेरा अनुरोध है, निवेदन है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है आप लोगों से कि अगर इतनी अच्छी हिंदी आपको डिलीवर हो रही है तो आपका भी एक दायित्व बनता है कि आप इस लेक्चर को लाइक करें, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने ग्रुप जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है आपके, वहाँ पर इस हिंदी की लिंक को जरूर आप शेयर करें। इसके साथ ही हम मध्य प्रदेश में भी एक नई सीरीज लेकर आने वाले हैं, यानी कि मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में आपको ऐसे ऐसे फैक्ट बताऊंगा जो वेरीफाइड होंगे। मेरे पढ़ाए हुए मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज पर आप हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगा सकते हो, या इतिहास का चैप्टर हो, भूगोल से संबंधित चैप्टर हो, राजनीतिक घटनाक्रम से संबंधित चैप्टर हो, या फिर वो राजवंश से संबंधित चैप्टर हो, ठीक है। तो वहाँ पर भी बहुत अच्छी डिटेल्स आपको पढ़ने को मिलेगी। कुछ नए उपकरण यहाँ पर ऐड किए जाएंगे, यानी कि कुछ नया सेटअप आपको देखने को मिल सकता है बहुत जल्दी। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।